हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट। दोस्तों, बिजनेस मैनेजमेंट एक एंटायरली थ्योरी सब्जेक्ट है। हमारे एग्जाम में एक अच्छी खासी वेटेज रखता है और इस सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लेना बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है। और आप देखेंगे कि एग्जाम में सभी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही मॉडरेट और इजी लेवल के पूछे जाते हैं। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन इसमें से नहीं आते। हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इस टॉपिक में से कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि एग्जाम में वो टॉपिक्स कवर होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। हमने हमारे पूरे सिलेबस को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो पहला चैप्टर कौन सा हुआ? नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। पहले हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट में होता क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट कहते किसे हैं। आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों, मैनेजमेंट इज इनवेरिएबली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर्स। अपने आप तो हम सब काम करते ही हैं, लेकिन दूसरों से काम कैसे निकलवाना है उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। तो पहली बात तो हमने ये सीखी यहां पर कि अपने आप काम करने को मैनेजमेंट नहीं कहते। मैनेजमेंट कहते हैं दूसरों से काम निकलवाने की कला को। अगर मैनेजमेंट को तोड़ा जाए तो होता है मैनेज प्लस मैन प्लस टी, यानी कि मैनेज द मैन टेक्टफुली। दूसरों से काम निकलवाने की कला को कहा जाएगा मैनेजमेंट। Getting from where we are to where we want to with the least expenditure of time, money and efforts, or coordinating individual and group efforts towards superordinate goals। मतलब क्या कि जहां पर हम आज हैं वहां से जहां पर हम जाना चाहते हैं वहां पहुंचना कैसे? लीस्ट टाइम में, लीस्ट मनी में और लीस्ट एफर्ट्स में। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़े किसी काम को करने में, या ज्यादा पैसे खर्चने पड़े या फिर ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े। तो कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट में, कम से कम मनी में और मिलके, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन से अपने गोल्स को फुलफिल करना, उसको क्या कहेंगे? मैनेजमेंट। समझ गए? एक डेफिनेशन और देखते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ये डेफिनेशन दी थी हेरोल्ड कूंट्स ने। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार आप फील करेंगे मैनेजमेंट में मैंने कुछ नाम डाले हैं, वो नाम जानबूझकर डाले गए हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन या ये पॉइंट या ये थ्योरी किसने दी थी। तो जानबूझकर ये नाम डाले गए हैं और आपको ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई थी हेरोल्ड कूंट्स ने। बहुत ही फेमस थ्योरिस्ट है इसलिए इनका नाम यहाँ पे डाला गया है। उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट क्या होता है कि दूसरों से काम निकलवाने की कला, ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। लोगों से काम निकलवाने की कला, लेकिन कैसे? फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में। ठीक है, किसी से इंडिविजुअली काम नहीं निकलवाया हमने। कैसे काम निकलवाया? उनको ग्रुप में अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके और एक फॉर्मल तरीके से उनसे काम निकलवाया, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। एक डेफिनेशन और देखेंगे। ये डेफिनेशन दी गई है डेल्टन ई मैकफार्लैंड ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा। कहते हैं मैनेजमेंट इज डिफाइंड फॉर कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल एंड एनालिटिकल पर्पसेस एज दैट प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स क्रिएट, डायरेक्ट, मेंटेन एंड ऑपरेट पर्पसिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सिस्टमैटिक, कोऑर्डिनेटेड, कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट। मुश्किल से डेफिनेशन है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तो एग्जाम में आपको एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज वो दे देगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां आपको हेरोल्ड कूंट्स वाली डेफिनेशन आई वो तो सिंपल सी आ गई, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, ये जो डेल्टन जी ने डेफिनेशन दी है ये थोड़ी सी क्या है, ज्यादा टफ लैंग्वेज वाली है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि कहना क्या चाहते हैं कि मैनेजर्स क्रिएट, डायरेक्ट, मेंटेन एंड ऑपरेट पर्पसिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सिस्टमैटिक, कोऑर्डिनेटेड, कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट। बात वही लिखी गई है लेकिन थोड़ा घुमा के लिखी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स को नोट डाउन करना है। अगर आप वर्ड्स को ध्यान से देख लेंगे, वर्ड्स को याद कर लेंगे, तो आप डेफिनेशन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किस इंसान ने या किस व्यक्ति ने डेफिनेशन दी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका जवाब तो इजीली दे पाओगे।
वैसे मैनेजमेंट की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम वही डेफिनेशन पढ़ेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप इस स्लाइड में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट का मतलब आपको समझ आ गया। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि दूसरों से काम निकलवाने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें हम कैसे काम निकलवाते हैं, एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज तरीके से काम निकलवाते हैं, और जिसमें हमारा एफर्ट भी कम हो, मनी भी कम लगे और टाइम भी कम लगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट कैसी होती है? पहला, मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, मैनेजमेंट होती है मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग टॉपिक से हमने उसके कॉन्सेप्ट को उठाया है। दूसरा, डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है उसका नेचर कैसा होता है? डायनेमिक। तीसरा, रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, मतलब सटीक नहीं होते, रिलेटिव होते हैं, वो चेंज किए जा सकते हैं। अगला, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगला, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और उसके बाद मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। इन फीचर्स को हम अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे, आराम से उसके बारे में जानेंगे। सब मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, हिस्ट्री एक्सेट्रा। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं दोस्तों, वो कहां से लाए गए हैं? वो अलग अलग सब्जेक्ट से लाए गए हैं। मैनेजमेंट अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो बाकी सभी सब्जेक्ट्स का एक मिश्रण है। मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं, हम पीपल स्किल्स को एनालाइज करते हैं। तो उसमें कैसे हम काम करेंगे? हमें लोगों से काम करवाना है, उसमें हमें क्या जानना पड़ेगा? लोगों के नेचर को स्टडी करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा, लोगों से पहले कैसे काम करवाया जाता था, अब कैसे करवाया जाए। हमें ऑपरेशनल रिसर्च, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि कम से कम खर्चों में, कम से कम टाइम में कैसे काम निकलवाया जाए। उसके लिए ऑपरेशनल रिसर्च की हमें नॉलेज होनी चाहिए। फिर स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक इकोनॉमी लेवल पे लोगों से काम निकलवाना चाहते हो, मतलब आप एक कंट्री लेवल पे मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो आपको स्टैटिस्टिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर साइकोलॉजी, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हो, तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसमें जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग फील्ड से ली गई हैं। अगला पॉइंट है डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स आर अ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अ फंक्शन। Based on practical evidences, management has framed certain principles, but these principles are flexible in nature and change with the changes in the environment in which an organization exists. दोस्तों, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल तो कहते हैं कि जो आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, मतलब प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो रिजिड नहीं होते। बनाए प्रिंसिपल्स गए हैं, प्रिंसिपल का मतलब ही होता है कि रिजिडिटी, असूल असूल रिजिड होते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनका बेसिक जो आइडिया है वो तो सेम रहता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस आते जाएंगे। जैसे कि आप एक छोटी दुकान देख रहे हो, तो छोटी दुकान में आप जो प्रिंसिपल को अडेप्ट करोगे, और अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी को हेड कर रहे हो, वहां के मैनेजमेंट को आप डील करोगे, तो दोनों में बहुत फर्क होगा। ठीक है, अगर छोटी दुकान भी एक टेक्सटाइल की दुकान है, और जो आपके एमएनसी है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, चाहे आपका नेचर सेम है, लेकिन साइज ऑफ ऑपरेशन चेंज हो गया ना, साइज ऑफ ऑपरेशन चेंज हो गया, प्रोडक्शन चेंज हो गई, तो उससे भी आपका जो प्रिंसिपल्स है वो चेंज होते रहेंगे। जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे लोकेशन चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे सीधे सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं उनका थॉट प्रोसेस चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे ही आपके कंपनी के प्रिंसिपल्स भी चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट एंड दे शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो एब्सोल्यूट नहीं होते। मतलब ये नहीं कि लकीर के फकीर, जो कह दिया वो सही, ऐसा नहीं होगा। वो रिलेटिव होते हैं, उसमें आप जब चाहो थोड़ा बहुत अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आपको ये भी जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सभी के सभी अडॉप्ट करने ही करने हैं, क्योंकि आप ह्यूमन बींग से डील कर रहे हो ना। तो ह्यूमन बींग्स का जो आपको पता है कि हर इंसान का नेचर अलग होता है। तो जहां जहां आपको जो जो प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है आप उसको अडॉप्ट कर लो, जहां जहां रिक्वायरमेंट नहीं है उसको अडॉप्ट ना करो। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट कर लो, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको अडॉप्ट ना करो।
बहुत इजी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए आप एक कंपनी में जाते हैं, वहां आपने देखा कि सारा का सारा काम ओनर ही, सारा का सारा काम ओनर डेलीगेट ही कर देता है, ठीक है, अपने सर पे कोई टेंशन लेता ही नहीं, सारा काम वर्कर ही कर रहे हैं। और दूसरी जगह आपने देखा कि सारा का सारा जो सर पे भार है वो ओनर के है, ठीक है, ओनर सारा काम खुद कर रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पर है, और वर्कर्स को सिर्फ वो ऑर्डर देता है, उनको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, उनको कोई अथॉरिटी नहीं देता। तो दोनों के काम करने के तरीके में फर्क है। वो क्यों फर्क है? मे बी उनकी जो कंपनी है, जो उनकी वर्कफोर्स है, उनके नेचर में फर्क है। तो आप कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट करोगे, नहीं करोगे, किस लेवल पे अडॉप्ट करोगे, कितना अडॉप्ट करोगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है, आपके सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मैनेजमेंट, साइंस और आर्ट। दोस्तों साइंस का मतलब विज्ञान, आर्ट का मतलब कला। तो ये बात बहुत बार लिखी गई है, आपको नोट करनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि मैनेजमेंट विज्ञान है या कला है, साइंस है या आर्ट है। तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट कला भी है और विज्ञान भी है। कैसे? अब साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस तो लॉजिकल होती है। तो साइंस में आप एक गिवन इनपुट दोगे तो उसका गिवन आउटपुट होगा। मैनेजमेंट में भी कह रहा है ऐसा होता है। मैनेजमेंट के जो हमने ओवरऑल प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं, जैसे हमें पता है कि अगर वर्कर्स को काम दिया जाएगा, सख्ती से बोला जाएगा, तो वर्कर्स प्रोडक्टिविटी देंगे, ये हमें पता है। तो कुछ ना कुछ हमने लॉजिक्स डेवलप किए हैं कि वर्कर्स को काम डेलीगेट किया जाएगा, वो वर्कर ऐसे करेंगे, हम टाइम फ्रेम अगर डिफाइन करेंगे तो वर्कर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम अपनी कंपनी में डिसिप्लिन अडॉप्ट करेंगे तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कुछ ऐसे लॉजिकल बातें तो हमने पहले से ही डिफाइन कर रखी है ना, कि ये इनपुट होगा तो वो आउटपुट होगा। तो यहां पर तो मैनेजमेंट को हमने साइंस मान लिया कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो वही बात यहां लिखी गई है कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। Science is based on logical consistency, systematic explanation, critical evaluation, and experimental analysis. Management being a social science may be called as an inexact or pseudo science. मतलब क्या? अब हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो पढ़ते क्या है? अगर कोई चीज कला होती, कला तो क्रिएटिव चीज होती है, वो तो हम पढ़ नहीं सकते। अगर हम कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, यानी कि मैनेजमेंट में कुछ तो थ्योरीज डिफाइन होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक लॉजिकल चीज है, एक सिस्टमैटिक चीज है। तो कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है या फिर स्यूडो साइंस। स्यूडो मतलब कुछ प्रकार में, कुछ तरीके में वो साइंस की तरह है, ठीक है, इनकम्प्लीट साइंस उसको माना जा सकता है, ठीक है। और लेकिन कहा जाता है द मीनिंग ऑफ आर्ट इज रिलेटेड विद द ब्रिंगिंग ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट एंड अ बेटर मैनेजर इज वन हु नोज हाउ टू अप्लाई द नॉलेज इन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लेकिन कहते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। कैसे? मैनेजमेंट में आप डील किससे कर रहे हो? ह्यूमन बीइंग से। और ह्यूमन बीइंग्स, हर ह्यूमन बीइंग अलग होता है। आपको अपना एक एम्प्लॉय को मैनेज करना है, उसके लिए आपको अलग टैक्टिक्स लगाने पड़ेंगे, दूसरे एम्प्लॉय के लिए अलग टैक्टिक्स लगाने पड़ेंगे। आपको पता है कि मेरे को एम्प्लॉय ए को अगर उससे काम निकलवाना है, मुझे उससे गुस्से से बात करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय बी को उससे काम निकलवाना है तो उसे लालच देना पड़ेगा पैसे का। एम्प्लॉय सी से अगर काम निकलवाना है तो उससे अगर मैं प्यार से बात करूंगा तब भी वो मेरा काम कर देगा। तो ये कला है ना, एक अच्छे मैनेजर को पता है कि मुझे किस एम्प्लॉय से कैसे काम निकलवाना है। तो ये साइंस नहीं है, यहाँ पे ये एक आर्ट फॉर्म हो गई कि आपको अपने स्किल से, आपको अपनी जो साइकोलॉजी वाली स्किल्स है ना, वो लगाकर आपको अपना काम निकलवाना है। अगर आप वो व्यक्ति जिससे प्यार से बात करनी चाहिए उससे गुस्से से बात करोगे, वो व्यक्ति जिससे आपको लालच देना चाहिए पैसे का उसको आप डांटोगे, ठीक है, उससे प्यार से बात करके उम्मीद करोगे कि वो आपका काम करके देगा, तो वो नहीं करके देगा ना। तो यहां पर आपके आर्ट अप्लाई होगी, ठीक है, आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी अप्लाई होगी। आपको पहले ये पहचानना है कि किस व्यक्ति से काम कैसे निकलवाना है और उससे वो फंडा लगा के उससे काम निकलवाना है। तो मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है, ठीक है दोस्तों। अगला मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है दोस्तों? अब जैसे आपको पता है एडवोकेट एक प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशन है, ठीक है, ये सब प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? चलिए देखते हैं। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड एंड द यूज ऑफ दिस स्किल्स इज नॉट मेंट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन but these are used for the larger interest of the society and the success of these skills is measured not in terms of money alone. Management possesses certain characteristics of profession
while others are missing. Therefore, it cannot be said to be a profession, though it is emerging as a profession. आपको पता है MBA जो कोर्स होता है उसको आप क्या प्रोफेशनल डिग्री बोलते हो? कुछ लोग उसको प्रोफेशनल डिग्री बोलते हैं, कुछ लोग उसको पोस्ट ग्रेजुएशन ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज स्किल चाहिए होती है, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उन्हें किस चीज की नॉलेज होती है? टैक्सेशन की, अकाउंट्स की। कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनको किस चीज की नॉलेज होती है? लॉ की। ठीक है, अब मैनेजर का जो काम होता है, मैनेजर को किससे डील करना है? ह्यूमन बींग से भी करना है उसको डील, उसको एचआर के अलावा और किससे डील करना है? उसको ह्यूमन बींग्स के अलावा मनी मैटर से भी डील करना है, फाइनेंस से भी डील करना होता है, उसको आईटी की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसको उसके अलावा सेल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजर को तो मल्टी डायमेंशनल काम करना होता है, लेकिन प्रोफेशन क्या कहता है? प्रोफेशन में जो स्पेशलाइज्ड काम करना होता है। तो मैनेजमेंट, आज के टाइम में मैनेजमेंट को आप प्रोफेशन कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, इस पर डाउट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, क्योंकि आप आज के टाइम में मैनेजमेंट को डिवाइड करते हो। एचआर मैनेजर अलग होता है, फाइनेंस मैनेजर अलग होता है। फाइनेंस मैनेजर सिर्फ फाइनेंस को देखता है, एचआर मैनेजर सिर्फ ह्यूमन बींग्स को देखता है, ह्यूमन रिसोर्स को देखता है। सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर सिर्फ मार्केटिंग को देखता है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ प्रोफेशन, दो इट इज इमर्जिंग एज अ प्रोफेशन। मतलब धीरे धीरे लोग मानने लगे हैं कि ये भी एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहोगे कि इट इज इमर्जिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या होता है कि जो उसके प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं, क्या वो सभी इन्वायरमेंट में अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। तो इसके रिगार्डिंग बहुत से लोग फेवर में हैं, बहुत से लोग इसके अगेंस्ट भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स डिफाइन हो गए वो हर कंपनी में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री को बिलोंग करती हो, चाहे वो किसी भी इन्वायरमेंट में काम करती हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में काम करती हो, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, जो मैनेजमेंट के फंडा है, वो यूनिवर्सली अप्लाई होंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं होगा, वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको लेकर लोगों के अगेंस्ट और फेवर में व्यूज हैं। अब दोस्तों इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। नॉर्मल सी बात पूछी जा सकती है कि इज मैनेजमेंट साइंस और आर्ट? ठीक है, यस, या फिर पूछा जाएगा मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट? यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस और आर्ट, आपको टिक करना है बोथ में। इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इतना ही पता होना चाहिए। नॉर्मली वैसे भी वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में ये फीचर्स में से क्वेश्चन नहीं पूछते, वो क्वेश्चन आपसे तभी पूछेंगे जो बिल्कुल आपको लगे कि बिल्कुल ही फैक्चुअल चीज है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में फैक्चुअल चीजों में बहुत गौर कीजिएगा। अभी तो मैं आपको बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आपको बहुत फैक्चुअल चीजें मिलेंगी। उन फैक्चुअल चीजों को पकड़िएगा बस। अगर आप वो फैक्चुअल चीजें पकड़ के इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया कैसे था। तो दोस्तों मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को 4 फेजेस में लाया गया। ठीक है, कितने फेजेस? 4 फेजेस पता होने चाहिए हमको। पहले क्या था? प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा बिफोर 1880। ठीक है, पहला एरा कौन सा था? प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। उसके बाद आया क्लासिकल मैनेजमेंट एरिया, क्लासिकल मैनेजमेंट एरा 1880 से 1930। फिर आया न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट एरा 1930 से 1960। और लास्ट में आया मॉडर्न मैनेजमेंट एरा 1950 के बाद। ठीक है, 4 एरा है, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा, क्लासिकल मैनेजमेंट एरा, न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट एरा और मॉडर्न मैनेजमेंट एरा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन से एरा में कौन से राइटर्स आए, ठीक है, कौन से थ्योरिस्ट आए और उस एरा में क्या डेवलपमेंट हुई। तो बहुत ब्रीफ में आपको दिया गया है, उतना ही पढ़िएगा जितना पढ़ाया गया है, उससे ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा, इसका टाइम नोट कर लीजिए, 1880 से पहले का। ड्यूरिंग प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा, valuable contributions were made by churches, military organizations and writers like Charles Babbage and Robert Owen. A school of thought emerged in this era is known as pre-scientific management school. दोस्तों 1880 से पहले दुनिया भर में, इंडिया में तो इंडस्ट्री बहुत बाद में आई, पहले कहां आई? अमेरिका में, यूएस में और यूरोप में। ठीक है, तो उस समय भी
आपको पता है कि वहां पे इंडस्ट्री धीरे धीरे आ रही थी। इतनी आप बात करो कि बड़े बड़े प्लांट्स लगे हों, ऐसा नहीं था, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगती थी। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती थी, पार्टनरशिप फर्म्स होती थी, कंपनीज बहुत ना के बराबर होती थी, और इतना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था उस समय। ऑर्गेनाइज फॉर्म में सिर्फ चर्चेज काम करते थे या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोगों से डील करना पड़ता था। तो जो वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन इस एरा में आया है ना, जो आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कि क्या मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट की गई, तो वो सिर्फ चर्चिल के द्वारा, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर कुछ राइटर्स है जैसे चार्ल्स बेबेज का नाम सुना होगा आपने, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं इन्हें, या फिर रॉबर्ट ओवन। ठीक है, इन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिए प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा में। और इस समय में जो स्कूल ऑफ थॉट आया था, मतलब स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज किया गया था, उसे कहते हैं प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल। एरा के नाम से ही ये बिलोंग करता है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से राइटर्स थे, कौन से थ्योरीज थे, और किस मैनेजमेंट एरा को वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद आया क्लासिकल मैनेजमेंट एरा। इसके दो क्लासिकल थ्योरीज थे, बहुत फेमस हैं, आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने ही मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी थी। कौन कौन से? एक है F.W. टेलर और दूसरा है हेनरी फ्योल। ठीक है, इन्होंने द क्लासिकल थ्योरीज लाइक F.W. टेलर एंड हेनरी फ्योल concentrated on organizational structure for the accomplishment of organizational goal. फेडरिक विंसलो टेलर, पूरा नाम है टेलर का क्या है? फेडरिक विंसलो टेलर। मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। Solution was a scientific management approach which proposed that productivity could be improved only by a series of precise procedures developed from a scientific observation of a situation. तो टेलर ने क्या कहा था, आगे पढ़ेंगे हम। कह रहे कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है ना, तो कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं, उनको अडॉप्ट कर लो। ठीक है, उसी से ही आप क्या करोगे, उसी से आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए मैं 1 घंटे में 10 प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करता हूं, तो मुझे 1 घंटे में अगर मैं 12 का प्रोड्यूस कर रहा हूं प्रोडक्ट्स को, तो उसे क्या कहोगे? प्रोडक्टिविटी मैंने इंक्रीज कर दी। या फिर मुझे 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में XYZ कॉस्ट आती है, अगर उससे कम कॉस्ट में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उसे क्या कहेंगे? मैंने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी दो तरह से हो सकती है। आप प्रोडक्टिविटी टाइम सेविंग से भी कर सकते हो, आप प्रोडक्टिविटी कॉस्ट सेविंग से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या याद करना है यहां पर कि इस एरा में क्या डेवलपमेंट हुई थी, कौन कौन से थ्योरीज थे, वो 21 एरा को बिलोंग करते हैं। के बाद आया था आपका न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट एरा, 1930 से 1960। The new classical writers like Elton Mayo and Chester I. Bernard tried to improve upon the theory of classical writers. तो ये जो दो राइटर्स है इंपॉर्टेंट, इनका नाम भी एल्टन मायो एंड चेस्टर बर्नर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो आपके टेलर और फ्योल ने जो थ्योरीज दी थी उसी पर आगे काम किया था। दे सजेस्टेड इंप्रूवमेंट्स फॉर गुड ह्यूमन रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन रिलेशंस है, कि कैसे मैनेजर का, मतलब सीनियर मैनेजमेंट का और जो वर्कर्स है उनके रिलेशंस कैसे इंप्रूव किए जा सके। It suggested that beyond the need for worker inclusion and supportive leadership, organizations should design jobs to meet the higher needs of their employees and utilize their full potential. यहां पे क्या थ्योरी लाई गई थी कि वर्कर्स को तो पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाना चाहिए इंडस्ट्री में, मतलब उनको डिसीजन मेकिंग का मौका भी दिया जाना चाहिए। जहां जहां उनके वेलफेयर की बात आ गई, जहां जहां उनके राइट्स की बात आ गई, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे जॉब्स डिजाइन करने चाहिए ताकि वर्कर्स के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सके। कोई अगर पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, वो ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा स्किल रखता है, उसको आप ऐसे काम में लगा रहे हो जहां पे उसका पोटेंशियल फुली आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो दोनों तरह से नुकसान है, वर्कर को भी नुकसान है और इंडस्ट्री को भी नुकसान है। तो दोनों तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसी जॉब डिजाइन करनी पड़ेगी जहां से वर्कर का भी फुल पोटेंशियल आप यूटिलाइज कर पाओ। लास्ट में आपका आया मॉडर्न मैनेजमेंट एरा। द मॉडर्न मैनेजमेंट थिंकर्स लाइक रॉबर्ट श्लाइफर एंड हर्बर्ट साइमन डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। ठीक है, सोशल सिस्टम स्कूल, द डिसीजन थ्योरी स्कूल, द क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट स्कूल, द सिस्टम मैनेजमेंट स्कूल एटसेट्रा आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एरा। इन स्कूल्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि जो आपके यहाँ के मॉडर्न थिंकर्स थे, ठीक है, जैसे हर्बर्ट साइमन एंड रॉबर्ट श्लाइफर, इनका क्या मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब एक छोटे छोटे सब सिस्टम्स को मिलाकर वो बना है एज अ सिस्टम। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको काम करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनफॉर्मली आपने किसी को काम दे दिया, ठीक है, उससे रिपोर्टिंग किसी और ने ले ली। तो आपको एक प्री डिफाइंड एक बताना पड़ेगा। ठीक है, हर वर्कर को पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं, इससे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है, और एक सिस्टम को सभी को फॉलो करना पड़ेगा।
तो इस मॉडर्न मैनेजमेंट एरा से ही ये सिस्टम वाली बात सामने आई। ठीक है दोस्तों, तो आज के टाइम में जो बड़ी बड़ी एमएनसी हैं, ठीक है, उनका जो सिस्टम चलता है कि एक व्यक्ति का जो काम है वो कैसे होगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसके बाद क्या स्टेप लिया जाएगा, जो प्री डिफाइंड सिस्टम है। आपको पता होगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है आज के टाइम में कंपनीज में। ठीक है, अगर आपको कुछ करना है, आपको मेल लिखनी पड़ेगी, किसको मेल लिखनी पड़ेगी, वो मेल आगे किसके पास जाएगा, अप्रूवल कौन देगा, वो सभी सिस्टम है ना। तो वो सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न मैनेजमेंट एरा में आया था। ठीक है दोस्तों, और जितने भी आपके सोशल सिस्टम स्कूल, डिसीजन थ्योरी स्कूल, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट स्कूल या फिर सिस्टम मैनेजमेंट स्कूल है, ठीक है, ये सभी इसी मॉडर्न मैनेजमेंट एरा के ही देन है। क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट स्कूल को आप मैथमेटिकल स्कूल भी कहते हो, आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको चारों फेजेस, चारों आपको एरा समझ आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन, जितना हमने पढ़ा उसमें से कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन है, मुझे बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एल्टन मायो बिलोंग्स टू विच एरा ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। एल्टन मायो किस एरा को बिलोंग करते हैं मैनेजमेंट थ्योरीज के? प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा को, क्लासिकल मैनेजमेंट एरा को, नियो क्लासिकल मैनेजमेंट एरा को, या मॉडर्न मैनेजमेंट एरा को? जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, वो बिलोंग करते हैं नियो क्लासिकल मैनेजमेंट एरा को। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको टॉपिक समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।